का वो अपनी सोसाइटी में मिलाया। मैं तो जो ज़मीन प्राइवेट खरीदता हूँ उसके नीचे से एलडीए उसका स्टेटस तब्दील करके उसको कभी ग्रीन कर देती है, कभी ब्राउन कर देती है, कभी रेड कर देती है। मैं तो ज़मीन खरीदता जाता हूँ, नीचे से ज़मीन तब्दील कर उसका रंग तब्दील होता रहता है। इसमें मेरा क्या कसूर था? इसमें सिर्फ यह कसूर था कि मैं इमरान खान के साथ खड़ा था। अदरवाइज वो ज़मीन जो मेरी दीवार के साथ लगती है, यानी कि ये ज़मीन जो है ये डिक्लेयर्ड है और ये एनओसी के साथ है, और ये जो ज़मीन है ये ग्रीन हो गई है, ये ब्राउन हो गई है, ये खादर एरिया हो गई। ये कैसे हो रहा था? ये इसलिए हो रहा था कि उसका मालिक अलीम खान था, और मैंने एलडीए का 10 साल मुकाबला किया, मैंने सीडीए का 10 साल मुकाबला किया। 2014 में मैंने एक सोसाइटी बनाई जो बिल्कुल इसके साथ है, जिसका नाम पार्क व्यू सिटी है, और उसका मैंने 2 साल उसके कागजात पूरे करके एनओसी लिया। जैसे ही मैंने 2015 का इलेक्शन लड़ा, उसका एनओसी मिला हुआ था जो 2 साल मेरे पास रहा। बनी गालों के बाहर अब्दुल अलीम खान इस वक्त मीडिया से बात कर रहे थे। उनका कहना था कि मेरे खिलाफ तमाम इंक्वायरियां अब क्यों शुरू की गई। उनका कहना था मीडिया पर मुझे टारगेट किया जा रहा है। वो सीडीए ने जो है वो लेटर निकाल दिया। 2 साल तक मैं कोर्टों में जाके ख्वार होता रहा उसी अपने एनओसी की बहाली के लिए। मैंने ये तमाम चीज़ें फेस की हैं इसलिए क्योंकि मैं इमरान खान के साथ था। मैं एक तब्दीली की जो जंग इमरान खान लड़ा था मैं उसके साथ था, और मैंने अपने मफाद नहीं देखे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अपनी कौम से पूछना चाहता हूँ कि मैं 5 साल जब इमरान खान के साथ था, हमारी हुकूमत थी केपीके में, आप बताएं, पूरी कौम बताए, क्या अलीम खान की केपीके में कोई ज़मीन, कोई एक मरला, कोई एक दुकान, कोई शॉपिंग मॉल, कोई हाउसिंग सोसाइटी, कोई एक भी आप निकाल सकते हैं? मैं पूरी कौम से सवाल करता हूं, अगर मैं मफाद परस्त होता तो क्या मैं वहां जाके इन्वेस्टमेंट ना करता? क्या मैं वहां हाउसिंग सोसाइटियां ना बनाता जहां हमारी अपनी हुकूमत थी? कोई एक मरला निकाल दे, पूरी मीडिया के सामने कह रहा हूं, कोई एक मरला निकाल दे मेरे खानदान के नाम पे, मेरे रिश्तेदारों के नाम पे, मेरे नाम पे, कोई एक मरला दिखा दे, या कोई और कारोबार दिखा दे कि मैंने वहां पे कोई और कारोबार किया हो। मैं 5 साल तक जो हमारी हुकूमत थी वहां पे अगर मैंने 1 रुपए का कारोबार नहीं किया तो फिर मैं मफाद परस्त तो नहीं हूँ। मफाद परस्त होता तो सबसे पहले वहां जाके इन्वेस्टमेंट करता। पंजाब में मुझे करने कोई नहीं दे रहा था, इस्लामाबाद में करने नहीं देता था, मेरे एनओसी मिले हुए कैंसिल करते थे, और जहां पे मेरी हुकूमत थी वहां पे मैं खुद नहीं गया, तो सफर किसने किया? और मैं पूछना चाहता हूँ, ईमानदार कौन होता है? ईमानदार वो होता है जिसको गल्ले पे बिठाते हैं और गल्ला भरा होता है, और उसके बाद वो ईमानदार होता है। अगर कोई गल्ले पे ही ना बैठा हो या गल्ला ही खाली हो तो वो कैसा ईमानदार है? ईमानदार तो वो होता है जिसके ऊपर आप भरोसा उसके ऊपर करते हैं जिसको आप गल्ला भरा हुआ देते हैं। मैं एक और, मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा कि जनाब इसका नाम तो ईओबीआई में स्कैंडल में है। ईओबीआई की जो ज़मीन थी वो 18 लोगों ने बेची थी। मेरी हाउसिंग सोसाइटी है, वहाँ पे लोग आज भी बैठे प्लॉट बेच रहे हैं। वो जो प्लॉट खरीदने आता है वो उससे ये नहीं पूछते कि भाई अपने घर वालों से पूछ के आए हो कि नहीं, भाई अम्मी अब्बू की इजाज़त ली है कि नहीं, भाई बेगम से पूछा कि नहीं। अगर उनको इजाज़त थी तो वो महकमा मेरे पास आया था प्लॉट खरीदने, और उसको मेरे मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने डील किया था, और उन्होंने उसको प्लॉट बेचे थे। मेरे पास बेशुमार महकमे हैं, बेशुमार बैंक हैं, बेशुमार ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन्होंने मेरी सोसाइटी में अपने प्लॉट अपने एम्प्लॉयज़ के लिए खरीदे हुए हैं। इसमें क्या बुराई है? मैंने क्या कसूर किया इसमें? और उस दिन जिस दिन ये मामला टेकअप हुआ सुप्रीम कोर्ट में, जस्टिस इफ्तिखार साहब ने अज खुद नोटिस लिया, उसके पीछे जो मुहर्रिकात थे वो कुछ और थे। वो जो प्रॉपर्टीज आई उसमें 18 में से 1 प्रॉपर्टी मेरी थी, बाकी तो 18 किसी और ने बेची थी। डीएचए ने उनको 22 अरब रुपए का प्रोजेक्ट बेचा हुआ था। और मैं आज भी कहता हूँ और हल्फन कहता हूँ कि वो प्रोजेक्ट जो थे वो जिसमें बेचे थे वो उस दिन भी ठीक थे, और आज उन सब की कीमतें 3 से 4 गुना बढ़ चुकी हुई हैं। ये हुकूमत पाकिस्तान का नुकसान है। लेकिन हमने पहले दिन सुप्रीम कोर्ट में मैंने बयान रिकॉर्ड करवाया, मैंने अपनी स्टेटमेंट दी और मैंने कहा हमने प्लॉट बेचे हैं, अगर उसके अंदर कोई कमी है हम कसूरवार हैं, अगर उसकी रजिस्ट्री में कोई कमी है हम कसूरवार हैं, अगर उनके अंदर कोई आपको लगता है कोई कमी थी पैसों में हम कसूरवार हैं। लेकिन अगर ये लोग जो ईओबीआई वाले हैं ये अपने पैसे वापस लेना चाहते हैं, हमारी प्रॉपर्टी हमें वापस कर दें। जिस दिन से इन्होंने पैसे हमें दिए हैं उस दिन से लेके आज तक जो सुप्रीम कोर्ट फाइनल करेगी कि इनको कितना इंटरेस्ट देना है, इनको कितना जुर्माना देना है, हम वो भी देने के लिए तैयार हैं।
इसके अलावा बताएं हमने क्या करना था। हम अपनी प्रॉपर्टी वापस लेने के लिए तैयार हैं, हम उनके पैसे वापस करने के लिए तैयार हैं, उनको इंटरेस्ट देने के लिए तैयार हैं, और अगर वो कहते हैं कि नहीं हम प्रॉपर्टी ही रखना चाहते हैं, हम उसके लिए भी तैयार हैं। अब बताएं और क्या करें, बताएं मुझे और क्या हम करें। लेकिन ये सारी बातों के बावजूद मैं पूछना चाहता हूं, केस सुप्रीम कोर्ट में है, फैसला जो है वो हमारे दोस्त जो है वो स्टूडियो में बैठ के कर रहे हैं। मुझे बेईमान हो गया, मैं ईमानदार हो गया हूं, मैं झूठा हो गया हूं, मैं सच्चा हो गया हूं, फैसला तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने करना है। ये सारे फैसले अगर आपने अपने वहां पे अपना स्टूडियोज में बैठ के हमारे एंकर्स नहीं करने हैं, तो भाई फिर ऐसे करते हैं, सुप्रीम कोर्ट बंद करते हैं, हम अपने सारे फैसले लेके एंकर्स के पास पहुंच जाते हैं, वो खुद ही आपस में डिस्कस करके बता दिया करे हमें कि कौन सा फैसला हमारे लिए, हमने कौन सा फैसला लेना है। क्या अजीब है। और मैं चीफ जस्टिस साहब से पूछना चाहता हूं कि अगर एक मैटर सब जुडिस है, सुप्रीम कोर्ट में है, हमें रोज बैठ के कोई गालियां दे रहा है, कोई गालियां दे रहा है, हमारा कसूर क्या है? 5 साल से केस सुप्रीम कोर्ट में, हमारा क्या कसूर है? आप अगर 1 महीने में फैसला कर दें, 3 दिन में फैसला कर दें, जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी हम मनोन उसको कबूल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट अगर कहेगा कि ये कसूरवार है तो हम अंदर चले जाएंगे, लेकिन हमारा कसूर क्या है? हमें किस बात की गालियां दे रहे हैं? फिर मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि मेरी बाहर की कंपनियों के बारे में बहुत बातें हुई, कहा जनाब कि इन्होंने अपने एसेट्स बनाए हैं। मैं पूछना चाहता हूं, मैंने एसेट्स बनाए हैं, मैंने एसेट्स डिक्लेयर किए हैं, मैंने एसेट्स बनाने की जो ट्रेल है वो एक ट्रेल बताई है। 2016 में जब ये पनामा का मसला हुआ था तो मई 2016 में मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैंने अपने 4 फ्लैट्स बताए थे, एक डॉक्यूमेंट दिया था, और मैं आपको शायद वो 16 मई 2016 की बात है, मैंने एक डॉक्यूमेंट दिया था। मैंने कहा था ये मेरे 4 फ्लैट हैं, इन 4 फ्लैटों की मालियत दी थी, वो उनके अगेंस्ट कितने बैंक का लोन है वो भी दिया था, बैंक के डॉक्यूमेंट भी दिए थे, कितने पैसे मैंने उसके अगेंस्ट जमा कराए, जो मेरी तरफ से डिपॉजिट था वो भी दिया था, वो बैंकों के कागजात हैं वो भी दिए थे, जो रजिस्ट्री करवाई है वो भी कागज दिए थे, ओरिजिनल कागज दिए थे। सो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब हमने ये सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए, जब ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास थे 2016 से, आज फिर वही टॉपिक शुरू हो गया। और उसकी जो मनी ट्रेल है, वो कौन से अकाउंट से पैसे गए, कौन से अकाउंट में गए, वो भी सारी मैंने नैब को दे दी है। मेरा कौन सा अकाउंट था जिससे वो पैसे गए और कितने पैसे थे, उसमें से पैसे किस तरह बैंक को गए, हर चीज दे चुका हूं। अब मैंने और कौन सी चीज देनी है भाई? और इसमें से कौन सी ऐसी चीज? ये बताइएगा, ये मैसेज आपका सिर्फ एंकर्स के लिए है या अपने पार्टी के उन लोगों के लिए भी है जो आप पर तनकीद कर रहे हैं? जी, मैं इसका जवाब भी दूंगा। सो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि हमारे पास जितनी ट्रेल थी वो सारी की सारी हम दे चुके हैं, जितने मेरी कंपनीज थी वो सब की सब डिक्लेयर्ड हैं। मैंने ये इलेक्शन कमीशन को डिक्लेयर की हुई हैं, मैंने ये FBR को डिक्लेयर की हैं, तमाम महकमे जो पाकिस्तान की है सबको की हुई हैं। आज तक किसी अब्दुल अलीम खान बनीगाला के बाहर मीडिया से बात कर रहे हैं। दूसरा